नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर लगा हुआ है, उससे जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं उन सभी के पेपर लगे हुए हैं। तो एक होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री और एक होता है मेडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का इससे पहले, ये 2 दिन पहले मैंने लेक्चर दे दिया है, आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। और यह है मध्यकालीन इतिहास का। उसमें आपको पढ़ना होता है इतिहास में 600 बीसी यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना होता है एंशिएंट हिस्ट्री में, बीए के सेकंड सेमेस्टर में। लेकिन जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं और आपका मेडिवल हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होता है, तब आपको पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको पढ़ना होता है। क्या नाम है उसका आपका 1206 ईस्वी तक से लेकर के 1757 ईस्वी, यानी कि 1757 ईस्वी का समय काल है जब औरंगजेब का मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1206 ईस्वी में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर के और औरंगजेब के मृत्यु तक का इतिहास आपको पढ़ना है। बेसिकली कहें तो इसमें आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल यानी मुगल वंश दोनों के बारे में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में आपको 5 वंश देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देखते हैं लोधी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, ठीक है, इसके अलावा तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया। तो ये 5 वंश है, गुलाम वंश, लोधी वंश, ठीक है, गुलाम वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, ठीक है, तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया और लोधी वंश हो गया। ये 5 वंश हैं। तो 1526 तक यानी 1206 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा स्थापना करी जाती, किसकी, गुलाम वंश की। बेसिकली कहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना की गई, ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत रहता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम काल जो रहता है उसका नाम है क्या नाम है, लोधी वंश, जिसमें इब्राहिम लोधी जो था वो लास्ट शासक था। इसी इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर जो है फरगना का रहता है, वहां से आता है और यहाँ पर जो है आक्रमण करता है लोधी पर और लोधी को हरा देता है। 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो हुआ था 1526 में। इसी युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करके बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया और इब्राहिम लोधी की सेना हार जाती है। इब्राहिम लोधी के पास लगभग कहा जाता है 1 लाख के आसपास सेना थी और बाबर के पास 20 या 25 हजार सेना थी। फिर भी बाबर जो है विजयी रहा और यहीं से जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है 1526 से, और 1757 तक मुगल वंश एकदम से अपने चरम पर होता है, जिसमें आपके देखते हैं कई शासक आए, जैसे कि आप देखते हैं। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में आपका जो पहला वंश है वो है गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश जो है और लास्ट वंश जो कौन सा है, लोधी वंश है, 1526 में खत्म हो जाता है। फिर मुगल वंश की स्थापना होती, पहला शासक बाबर है, 4 सालों तक शासन करता है। 1526, 27, 28, 29, 30 में मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में आगे उसका पुत्र बाबर का लड़का है हुमायूं, हुमायूं गद्दी पर बैठता है। चूंकि हुमायूं जो था वो 4 भाई था, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, ऐसे करके कामरान 4 भाई थे। तो बाबर ने कहा था कि भाई चारों को बराबर बराबर बांट देना भाग में, चूंकि हुमायूं बहुत सहनशील व्यक्ति था। हुमायूं जो है बड़े भाई था, लेकिन वह सभी भाइयों में बराबर बराबर राज, कुछ राज उसको दे दिया, कुछ उसको, कुछ कामरान को, कुछ अस्करी को, कुछ हिंदाल को, कुछ अपना ले लिया। ऐसे में इसकी सत्ता जो थी वो कमजोर हो जाती है हुमायूं की, और हुमायूं पर आक्रमण करता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है, यहाँ से भगाता है, हुमायूं भाग जाता है। फिर हुमायूं बाद में आता है, उसके बाद में फिर हुमायूं जो है जब आता है, जब शेर शाह सूरी जो है नहीं रह जाता है, तो कहने का मतलब है कि शेर शाह सूरी मतलब हुमायूं का जो काल रहा उतना जबरदस्त नहीं रहा। फिर उसके बाद में हुमायूं के बाद में आता है अकबर, जो 9 साल की अवस्था में ही युद्ध लड़ता है बैरम खान के नेतृत्व में, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है और हेमू जो हिंदू शासक है उसको हरा देता है, और उसके मतलब हेमू हार जाता है और बाबर मतलब अकबर जीत जाता है। बैरम खान, चूंकि अब्दुल रहीम खान आप जानते होंगे, रहीम दास जी, रहीम दास हिंदी के जो एक प्रकार से लेखक हैं, कवि रहे हैं, तो उनके पिताजी का नाम है बैरम खान। बैरम खान जो है सेनापति थे और उन्होंने जो है हरा दिया किसको, इब्राहिम मतलब किसका नाम है उनका, हेमू को हरा दिया। हेमू हार जाते हैं। फिर मुगल वंश जो है फिर से आगे बढ़ता है। अकबर ने तमाम नीतियां बनाई, चाहे वो अकबर की नीति हो, चाहे धर्म को लेकर के उसका क्या नाम है, दीन इलाही धर्म की बात हो, चाहे
राजपूतों के साथ विवाह संपर्क की बात हो, ऐसे तमाम काम किए अकबर ने। अकबर कुछ सहिष्णु था, ठीक है। इसके बाद में अकबर के बाद में उसका पुत्र आता है सलीम जिसका नाम था, ठीक है। वो बहुत ही वैसा था। अकबर का पुत्र का नाम क्या है, जहांगीर नाम बाद में उसका पड़ता है। फिर जहांगीर के बाद में उसका लड़का आता है शाहजहां। शाहजहां के बाद में उसका लड़का आता है, शाहजहां का बड़ा लड़का का नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह बड़ा लड़का था बहुत ठीक ठाक व्यक्ति था दारा शिकोह, मतलब जैसे हुमायूं था उसी प्रवृत्ति का था दारा शिकोह। ठीक ठाक व्यक्ति था, उसके अंदर कट्टरपंथी नहीं थी, वो सभी को समभाव से देखता था। लेकिन उसका जो छोटा भाई था औरंगजेब बड़ा ही क्रूर आताताई शासक हुआ, और उसने क्या किया, वो एक प्रकार से अपने पिताजी को, अपने बड़े भाई को मार करके भेज दिया, मतलब कि उसको बंदी बना दिया अपने पिताजी को, अपने भाई दारा शिकोह को मरवा डाला। इस तरीके से आप देखते तमाम सारी चीजें करवाई उसने। तो दारा शिकोह जो है वो अच्छे शासकों में नाम उसका आता है, लेकिन हाँ उस शासन नहीं कर पाया। कुल मिलाकर के शासन औरंगजेब ने किया, औरंगजेब ने ही तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। इस तरीके से तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और अंतोगत्वा औरंगजेब को अगर सामना किसी ने किया, मुगल मुगल वंश का सामना, या मुगल वंश को जो है मराठाओं ने बहुत ज्यादा एक प्रकार से पछाड़ा। मराठाओं में वीर शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब चीजें आपको पूरे इस वीडियो के माध्यम से हम एक सिनेरियो अभी तक आपको समझाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है बेसिकली। और फिर मृत्यु हो जाती 1757 ईस्वी में किसकी, इसी की, क्या नाम है, 1707 में मृत्यु होती है। 1757 यहाँ पर जो है वहां तक पढ़ना है। 1707 में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। 1757 में तो वैसे अंग्रेज लोगों का एक युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में, सॉरी अंग्रेज लोग चूंकि आ जाते हैं 1600 ईस्वी में से आ जाते हैं, 1600 ईस्वी में ही अंग्रेजी कंपनी आ जाती है। लेकिन वो आकर के 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त करी, और अंग्रेजों ने अब यहाँ पर राजनीतिक सत्ता हस्तांतरित करने का प्रयास किया। 1757 के बाद में फिर 1763 ईस्वी के आसपास जो है बक्सर का युद्ध हुआ। ऐसे ऐसे युद्ध होते चले गए और अंग्रेजों की सत्ता प्रभुत्व होती गई, मुगल वंश समाप्त हो गया, और इस तरीके से अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाता है। फिर जो है लगभग 200-250 साल तक अंग्रेज रहते हैं। उसके बाद में फिर आजादी हमको मिलती है 1947 में। फिर हम जो है वर्तमान इतिहास जानते हैं। तो इस तरीके से पूरा इतिहास 1206 से लेकर 1757 तक मैंने आपको एक सिनेरियो में समझाया। बाकी अब हम एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो मजा आया हो अगर वीडियो में, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अभी तक जो मैंने बताया चीजें आपको समझाई, चले तो यही पढ़ना भैया। प्रश्न आपका आ चुका लोधी वंश। लोधी वंश सबसे लास्ट वंश है, सबसे अंतिम वंश है मुगल काल का, सॉरी दिल्ली सल्तनत का। देखिए इसके पतन, पतन माने खात्मा कैसे हुआ, उसके कई कारण रहे हैं, तो वही कारण पूछा गया है कि सॉरी दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश था उसका पतन किन कारणों से हुआ। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, विद्रोह का काल। विभिन्न विद्रोहों की वजह से लोधी वंश के शासकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ के शासक जो थे आपस में विद्रोह किया करते थे। जो एक प्रकार से मुस्लिम शासक है उनमें कोई नियम कायदा नहीं चलता कि भाई बड़ा लड़का ही बनेगा। उसमें कई रानी रखते थे, तो उस रानी का लड़का बड़ा है, उस रानी का लड़का बड़ा है, ऐसे बड़ी मारपीट होती थी इन लोगों में, ठीक है। आंतरिक द्वेष, कलह, छल कपट, दंभ, ईर्ष्या, पाखंड सब भरा हुआ था इन लोगों के अंदर। मतलब आपस में ही लड़ रहे थे, वो उनको मार दे रहे हैं, वो उनको मार दे रहे हैं, कोई अपने पिता को मार दे रहा है, कोई अपने बड़े भाई को मार दे रहा है। इस तरीके से चीजें यहाँ पर होती रही। जबकि भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा में आप देखते हैं भरत जैसा भाई हुआ है, जो कि एक प्रकार से अपने राज्य उसको मिलता मिलता राज्य भरत को, लेकिन भरत ने छोड़ दिया, कहा कि नहीं प्रभु राम श्री राम का है, वो ज्येष्ठ है, उनको मिलना चाहिए, जो नियम है वो नियम रहेगा। वही सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें हुई। प्रत्येक सुल्तान के काल में कोई ना कोई विद्रोह होता रहा, क्योंकि कई सुल्तान जो रहता दिल्ली में रहता था, बाकी इलाकों में प्रांतों में तमाम लोग काम किया करते थे, तो वो लोग विद्रोह कर देते समय समय पर। इनके कारण सल्तनत जो थी वो निर्बल हो चुकी थी, तो विद्रोह का काल रहा। दूसरी बात, सीमाओं की सुरक्षा का अभाव, यानी जो सीमाएं थी सल्तनत काल की, उनकी सुरक्षा का जो प्रश्न था उस पर खरा नहीं उतरा, यानी कि उसमें कमी थी, सुरक्षा में कमी थी। लोधी वंश के शासकों ने सीमांत प्रदेश और सीमाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, और ना ही देश की बाह्य सुरक्षा के लिए सीमांत प्रदेशों में छावनियां स्थापित की, जो कि छावनी बना देते हैं जहां पर उनकी सीमा खत्म होती है, वहां पर छावनी रहती है। जैसे आजकल भारत के बॉर्डर जैसे कहते हैं, उसी को तो बॉर्डर, सीमांत माने बॉर्डर, तो बॉर्डर के इलाकों पर छावनियां बनी रहती सैनिकों की, ताकि भाई यहाँ तक हमारा है, यहाँ पर आएंगे तो फिर होगा दिक्कत। अतः काबुल से भारत आने में बाबर को कोई परेशानी नहीं हुई। काबुल से कोई व्यक्ति भारत आ सकता था, तो ऐसे में काबुल से जब जो है ये आ गया, चूंकि सीमा पर कोई छावनी नहीं बनी थी कि भाई कोई विदेशी आक्रमणकारी आ रहा तो उसको वहीं रोक दिया जाए या कोई सूचना मिल जाए, तो ऐसे में काबुल से भारत में बाबर को आने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और ऐसे में बाबर ने आकर के हरा दिया लोधी वंश के शासकों को। तीसरा कारण रहा है बहलोल लोधी की उदारता।
क्योंकि बहलोल लोदी ने आमीरों को प्रसन्न रखा। आमीर जो थे, अमीरों की वजह से राज्य चलता था पहले। वह अमीरों से कहता रहता था कि यदि तुम मुझे अयोग्य समझते हो तो दूसरा सुल्तान चुन लो, डायरेक्ट बोलता था। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। इससे अमीर सुल्तान का भय भूल गए थे, किंतु इब्राहिम लोदी ने अमीरों से कठोरता का व्यवहार किया। इब्राहिम लोदी जब शासक बना तो अमीरों को उतना अदा सर पर नहीं चढ़ाता था। ये डायरेक्ट जो है एक प्रकार से अमीर को बोलता था, भाई तुम जो तुम्हारा काम है वो करो, दखल अंदाजी शासन में ना करो। अतएव अमीरों ने उसके विरुद्ध विद्रोह और का झंडा जो है उठा लिया, और जो अमीर लोग थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। चौथी बात है हिंदुओं के प्रति कठोर नीति। लोदी वंश के सुल्तानों ने हिंदुओं पर काफी अत्याचार किया। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को यमुना घाट पर स्नान तक नहीं करने दिया, यानी यमुना घाट पर हिंदू लोग स्नान नहीं कर पाते थे इसके शासनकाल में, इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। इस कारण से हिंदू लोग लोदी शासकों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लेने लगे, यानी हिंदू शासक भी इसका साथ नहीं देते थे। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का चरित्र जो था वो भी कहीं ना कहीं पे इसको ले डूबा। लोदी वंश का चरित्र अत्यंत ही दूषित था। लोदी वंश के सभी शासक जो है उनका चरित्र ठीक नहीं था। उसमें उच्च कोटि का अभिमान रहता था शासकों में, अमीरों के प्रति कठोरता, विचारों की अस्थिरता इब्राहिम लोदी में आप देखते हैं। इसके अलावा धार्मिक संकीर्णता, धर्म अपने धर्म को ही मानेंगे, हठ तथा उग्र स्वभाव इब्राहिम लोदी के व्यक्तित्व को दूषित करता था। अतएव सुल्तान का चारों ओर से विरोध होने लगा था, और इस वजह से सिकंदर मतलब की जो ये था इब्राहिम लोदी लास्ट शासक था और बाबर से हार जाता है। तो कई सारे कारण रहे हैं, तो ये आंतरिक कलह भी इसको खा रही थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिकंदर शाह का मूल्यांकन कीजिए, अथवा शासक के रूप में सिकंदर लोदी का मूल्यांकन कीजिए, अथवा लोदी वंश के सबसे महान शासन के रूप में सिकंदर लोदी की उपलब्धियां विश्लेषित कीजिए। बिल्कुल सिकंदर लोदी जबरदस्त शासक है लोदी वंश का, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में अमीरों का दमन किया था, यानी अमीरों का जो सिस्टम था उसको खत्म किया। बहलोल लोदी चूंकि अमीरों को बहुत ज्यादा ऊपर बैठाता था, लेकिन जो है ये जो सिकंदर लोदी था उससे डाउन किया। गुप्तचरों की सफल व्यवस्था करके उसने देश में सुख और शांति की स्थापना करी। सिकंदर लोदी ने बिहार व जबलपुर की समस्याओं का अंत करके सिकंदर शाह ने अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करी। इस संबंध में डॉक्टर आशीर्वादी लाल एक इतिहासकार है, वह कहते हैं कि सिकंदर ने प्रशासन में अनुशासन ला दिया। सुल्तान तथा सल्तनत का सम्मान जो उत्तरकालीन तुगलकों के समय में नष्ट हो गया था, सिकंदर ने उसको पुनः स्थापित कर दिया। ठीक है। इसके अतिरिक्त सुल्तान का एक कुशल सेनापति होता था। सिकंदर शाह की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए अब्दुल्लाह नाम के इतिहासकार कहते हैं कि सुल्तान सिकंदर का न्याय इतना महान था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ कठोरता से देख भी नहीं सकता था, इतना कठोर नियम बनाया था इसने। दयालु तथा लोकप्रिय होते हुए भी सुल्तान ने धार्मिक कट्टरता का उसमें दोष था। ठीक है। इस संबंध में प्रोफेसर SR शर्मा कहते हैं कि सैनिक यात्राओं के दौर में जब कभी भी संभव हो सकता था, हिंदू मंदिरों को अपवित्र करना तथा तोड़ना उसका नित्य कर्म बन गया था। किसका? सिकंदर लोदी का। यानी कि भले ही ये हर मामले में ठीक था, लेकिन धार्मिक सहिष्णु नहीं था। धार्मिक कठोरता इसके अंदर थी, कट्टरता थी। ये दूसरे धर्म के लोग उस पर जो है उतना अत्याचार करता था, मंदिरों को तोड़ देता था। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है। उसकी गणना इतिहास के कुछ प्रमुख धर्मांध शासकों की श्रेणी में भी की जाती है। धर्मांध यानी धर्म को लेकर के बड़ा ये ऐसा था कि अपने धर्म को मानता था, दूसरे धर्म को नष्ट करता था। यद्यपि वह अपने वंश के 3 सुल्तानों में सर्वाधिक योग्य था। जो इसके वंश के और 3 सुल्तान है, बहलोल लोदी की बात की जाए, इब्राहिम लोदी और लोदी जो रहे हैं, उनसे सबसे अच्छा था। परंतु उसकी धर्मांधता उसके वंश की कमजोरी और पतन का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक मिनट रुकेंगे। इस तरीके से वो हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वो गड़बड़ जुड़ गया है। ये सोचिए। हाँ, ये क्वेश्चन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न, अकबर की राजपूत नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा अकबर के राजपूत नीति के आधार पर परिणामों की विवेचना कीजिए। अकबर जो था वो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बुद्धि इसके पास थी। इसको लगता था कि भाई जिसको हम जीत नहीं सकते, जिससे लड़ करके उससे संधि कर ले, उससे मैत्री संबंध बना ले या उससे विवाह कर ले, ताकि जो है उससे खतरा हमको टला रहे। ठीक है, तो राजपूतों से लेकर के जो इसकी नीति रही है कुछ इसी प्रकार से रही है। अकबर ने राजपूतों के प्रति अपने से पहले के सब मुसलमान सुल्तानों से भिन्न नीति अपनाई। महमूद गजनबी से लेकर के बाबर तक सभी मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का जो है दमन करने, उन्हें अपमानित करने, दंडित करने और उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाने की नीति अपनाई थी। इससे पहले के शासकों ने, चाहे जो भी रहा हो, उन्होंने हिंदुओं को हरा दिया, किंतु उन्हें वे जीत नहीं सके। हिंदुओं को हरा जरूर सके, लेकिन हिंदुओं पर शासन नहीं कर पाए, जितने भी इससे पहले के सुल्तान थे। हिंदू मन से उसके जो है विरोधी हमेशा बने रहे, और वो मौके पाते ही मुस्लिम शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया करते थे जो हिंदू शासक थे। घायल सांप की तरह वे खतरनाक हो गए थे हिंदू। हुमायूं के समय स्थिति विचित्र थी। उसकी लगभग सभी लड़ाइयां मुस्लिम शासकों से हुई। हुमायूं की, उसको अपने भाइयों और सगे संबंधियों से ही अधिक कष्ट मिला, क्योंकि जो इसके हुमायूं जो था बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह सातों दिन, हफ्तों में 7 दिन होते हैं, सातों दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था हुमायूं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हुमायूं ये था। हुमायूं के समय स्थिति विचित्र थी। ठीक है, उसके सगे संबंधी उसको नष्ट कर रहे थे। इसके विपरीत अमरकोट के हिंदू राजा बीर साल ने हुमायूं को उसके विपत्ति के दिनों में शरण भी दी थी। ठीक है, अकबर का जन्म उसी समय हुआ था। तब उसकी माँ हमीदा जो थी, हमीदा बानो, वो मतलब कि राजा बीर साल के मेहमान के रूप में रही थी जब अकबर का जन्म हुआ था। इन कारणों से अकबर के मन में मुस्लिम प्रेम और हिंदू द्वेष इतना प्रबल नहीं था, यानी कि मुसलमानों से प्रेम और हिंदुओं में द्वेष नहीं था अकबर के मन में। अकबर चूंकि पता था कि भाई उसकी माता को हिंदू शासक ने शरण दिया है, जितना उससे पहले के मुस्लिम शासकों में रहा था उतना नहीं था, बाकी था, अंदर अंदरूनी जरूर रहा होगा। इसलिए उसने हिंदुओं के प्रति विशेष रूप से उनके नेता राजपूतों के प्रति एक नई नीति अपनाई। लड़ने भिड़ने की नीति नहीं अपनाई, एक सरल नीति अपनाई। राजपूतों के प्रति उदारता की अकबर की नीति किन्हीं अविचारित सिद्धांतों या उच्च भावनाओं से प्रेरित नहीं थी। अकबर की राजपूत नीति का आधार क्या था, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे अकबर की राजपूत नीति का आधार। लिखेंगे, अकबर जिस समय अपने पिता हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा 9 साल की अवस्था में, ठीक है, 13 साल, कहीं पर 9 साल, कहीं पर 13 साल, उस समय उसकी आयु केवल 13 वर्ष थी। उसके चारों ओर उसके शत्रु मौजूद थे जो दिल्ली की गद्दी पर आंख लगाए हुए थे। ऐसे में उसको अपनी जाति के लोगों के समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता थी, परंतु उसने देखा कि उसके मुसलमान कर्मचारी और अधिकारी मुख्यतः अपनी स्वार्थ सिद्धि की भावना से प्रेरित थे और उन पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं किया जा सकता था, जो उनके मतलब मुस्लिम शासक थे या मुस्लिम जो सेनापति थे उन पर। उनके घर और दरबार में इतने अधिक विद्रोही बन चुके थे कि उसके मस्तिष्क में यह बात स्पष्ट हो गई थी अकबर के, यदि उसे भारतवर्ष में अपनी सत्ता को स्थापित करना है या बना करके रखना है तो अपने राजवंश को सुरक्षित रखना होगा। तो भारत के ही प्रमुख राजनीतिक तत्वों का सहयोग, समर्थन और स्वामी भक्ति प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। इसलिए उसका ध्यान अकबर का जो कहाँ गया, इसीलिए उसका ध्यान भारत की प्रमुख जाति राजपूत, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जाति है भारत की, वो राजपूत जाति रही है। ठीक है, रण के अगुआ, बल के अगुआ जो रहे हैं वो राजपूत ही रहे हैं। क्षत्रिय जो रहे हैं वो शुरुआत से ही लड़ने भिड़ने में आगे रहे हैं। ब्राह्मणों की रक्षा की बात हो या फिर अन्य जैसे व्यापारियों की रक्षा की बात हो, शूद्रों की रक्षा की बात हो, सभी जाति सभी वर्गों की रक्षा क्षत्रियों ने करी है। शुरुआत से ही आकर के क्षत्रियों ने बहुत कुछ किया है। ठीक है, आज भी आप देखते क्षत्रिय जाति के लोग ही फौज वगैरह में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग, उनकी स्वभाव में है लड़ना भिड़ना। ब्राह्मणों के स्वभाव में है अध्ययन अध्यापन करना, शिक्षा देना। ठीक है, व्यापारी जो वैश्य होते हैं उनके मतलब उनके जो है उनके खून में ही आपको देखते व्यापार रहता है। भाई वो कोई भी धंधा कर ले, कोई भी काम कर ले, उसमें वो व्यापारिक दृष्टिकोण से ही देखेंगे। शूद्र वगैरह जो होते हैं वो अपने हिसाब से ही देखेंगे हर काम को। तो ऐसे में वर्ण व्यवस्था जो पहले बनी हुई थी वो अपने हिसाब से उस समय के लिए ठीक थी। आजकल समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, उसके हिसाब से सब सारे व्यक्ति सारे काम कर रहे हैं और सभी कुछ हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते तो राजपूतों की ओर जो है अकबर का ध्यान गया। ठीक है, इसके 2 कारण थे राजपूतों की ओर ध्यान जाने के। पहला तो ये कि राजपूत वीर थे बहुत ज्यादा और साहसी होने के साथ साथ अपने वचन के पक्के थे। जैसे आप देखे होंगे भगवान रामचंद्र क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे, वहां पर राजा रघु थे
रघु अपने अपने वचन के लिए मिट गए, राजा हरिश्चंद्र अपने वचन के लिए मिट गए, ऐसे ही भगवान राम, भगवान मतलब कि के पिता दशरथ जी अपने वचन के लिए अपने पुत्र को त्याग दिया, वन में भेज दिया। ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई अपनी पत्नी के कहने पर किया, भाई पत्नी कोई है ही नहीं क्या? तो कहीं ना कहीं पे जो है उनको वन में भेजा अगर, तो उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा, भाई उसने वचन दिया था राजा दशरथ के जी को, तो ऐसे में उनको भेजना पड़ा। भाई वचन दिए हो तो भाई उसको निभाओ, और उसके पीछे भी एक प्रारब्ध था, वो उसके पीछे भी एक जो है सिस्टम था। वही चीज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन नहीं, तो इसको पता था अकबर को। अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने दरबार में विद्वानों को रखता था, विद्वानों से बातचीत करता था, सलाहकार इसके अच्छे थे। उनकी वफादारी पर विश्वास किया जा सकता था राजपूतों को, इसलिए उसने उनके प्रति अपने पिता तथा पितामह की नीति को परिवर्तित कर दिया। पितामह यानी कि बाबर, पिता यानी हुमायूं, और उन्हें राज्य का सुदृढ़ आधार स्तंभ बनाने का प्रयास किया। इस वजह से अकबर जो है अपने दरबार में अधिकतर राजपूत शासक उसके दरबार में रहे। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम क्या निकले? राजपूत नीति का परिणाम क्या निकला? यानी इसने राजपूत नीति जो बदली अपने पिता और पितामह की से अलग करी, उसका क्या परिणाम निकला? पहला परिणाम, अकबर की राजपूत नीति अकबर और मुगल साम्राज्य के लिए अत्यंत हितकारी सिद्ध हुई। जो राजपूत पहले मुगलों से लड़ने को उद्धवत रहते थे, अब वे मुगल साम्राज्य के विचार के लिए अपना खून पसीना बहाने लगे। दूसरी बात, अकबर के शासन काल में जो सैनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक उन्नति हुई, उनमें राजपूतों ने यथेष्ट योगदान दिया। यानी जो भी मामला हुआ हर एक क्षेत्र में वो जो राजपूत सैनिक थे वो आगे बढ़े। तीसरी बात, अकबर की अधीनता स्वीकार न करने से राजस्थान युद्ध की विभीषिका से अधिक प्रभावित हुआ, जिसका राजपूतों की स्वतंत्रता और उनका स्वाभिमान नष्ट हो गया। वे स्वतंत्र राजा न रह करके सेवक बन गए। इससे राजपूताना का नैतिक पतन जो है शुरू हो गया, चूंकि अब राजपूत, वो जो राजपूत पहले थे अकबर के शासनकाल में जब वो आए, तो फिर वो दोबारा से फिर अकबर के समक्ष जो है शत्रुता नहीं कर पाए, वो उनकी मैत्रीपूर्ण जो है व्यवहार से ही प्रभावित हो गए। चौथी बात, अकबर की राजपूत नीति के फलस्वरूप हिंदू रीति रिवाजों में फूट पड़ गई। मेवाड़ के विरुद्ध भेजे गए अभियानों में मान सिंह और राजपूतों ने प्रमुख भाग लिया। अकबर की इस नीति के फलस्वरूप हिंदू रीति रिवाज शाही महलों के भीतर भी पहुंच गए। इस नीति के फलस्वरूप वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, साहित्य, इन सभी में पर हिंदू और मुसलमानों दोनों के समन्वित विचार का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। दोनों की शैलियां मिलने लगी। इस तरीके से आप देखते हैं इसी समय सूफी संत तमाम सारे उभरे, तमाम प्रकार के भक्ति आंदोलन चले अकबर के समय काल में ही। ठीक है, अकबर दमन नहीं करता था कि भाई ऐसे हिंदू की पूजा आप करें तो अकबर मार देता था, ऐसा नहीं करता था। अकबर में ये क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अकबर जानता था कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो राजपूत हमारे विद्रोह हो जाएंगे और फिर उसमें हमको दिक्कत आ जाएगी, शासन कर देंगे। तो यही सब चीजें हुई। अच्छा, अकबर का जो पहला युद्ध था, पानीपत का द्वितीय युद्ध था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच में यह युद्ध हुआ था। अकबर का सबसे शक्तिशाली शत्रु था हेमू, जो बंगाल के आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। हेमू, उसने दिल्ली के मुगल गवर्नर तारदी बेग खां को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ग्वालियर से सतलज नदी तक का संपूर्ण क्षेत्र जो था हेमू के अधिकार में आ गया था। अब उसने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक बनने तथा महाराज बनने के लिए विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली के किले में अपना राजरोहण संस्कार करवाया था। इस प्रकार दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था किसने? हेमू ने। दिल्ली और आगरा के पतन के समाचार से मुगल जो थे एकदम से सहम गए थे, डर गए थे। अकबर हेमू के इस कार्य से बहुत अधिक असंतुष्ट था। बैरम खान ने इस बात के लिए उत्साहित किया कि हेमू से लोहा लेना चाहिए। परिणाम स्वरूप अकबर और हेमू की सेनाएं पानीपत का जो युद्ध का मैदान है वहां पर इकट्ठा होती हैं। अकबर की सेना में बैरम खान और अली कुली खां का जो है दोनों संचालन कर रहे थे। दोनों तोपची थे, तोप इसकी चलाना जानते थे। अकबर सेना के पीछे एक सुरक्षित स्थान पर बैठा हुआ था, यानी अकबर को छुपा दिया गया था कि ताकि जो है अकबर चूंकि 13-14 साल का था, ऐसे में क्या लड़ता बेचारा वो। अकबर के पास 20,000 सेना थी, हेमू के पास 1 लाख सेना थी। ऐसा आप देखते हैं 20 लाख 1,000 सेना बहुत ज्यादा, ये कभी कभी इतिहासकार ऐसा बताते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं लोधी और बाबर की जब बात हुई तब भी यही डाटा मिलता है कि भाई 20,000 इसके पास थी, 1 लाख इसके पास थी। ठीक है, लेकिन ये इतना एग्जैक्ट डाटा नहीं है। हेमू ने भी सेना की पूर्ण व्यवस्था की थी। हेमू ने दाईं और बाईं ओर से भयंकर आक्रमण किया और उसको बड़ी सफलता मिली, परंतु केंद्र में उसकी अव्यवस्था दुर्बल थी। युद्ध के दूसरे दिन ही हेमू की आंखों में एक तीर आकर के अचानक से लग जाता है कहीं से। ठीक है, इन लोगों ने मारा नहीं था। जब हेमू अचानक से जब मर जाता है तो उसकी सेना जो होती है, जब ये बेहोश होकर गिर पड़ता है तो सेना में खलबली मच गई, भाई राजा खत्म हो गया।
मेन राजा ही होता है युद्ध में, तो राजा को हमेशा सुरक्षित, देखिए मुसलमान लोग जो थे वो राजा को सुरक्षित स्थान पर रखते थे ताकि राजा को देखते रहे सैनिक, तो लड़ते रहते थे। राजा जहां पीछे हटा पूरी सैनिक भाग लेती है, ठीक है, युद्ध में ऐसे होता था। सैनिक सब इधर उधर भागने लगे, हेमू भी पकड़ लिया गया। हेमू की मृत्यु के समय इतिहासकारों में अधिक मतभेद है कि हेमू की मृत्यु कैसे हुई। सम्राट अकबर के दरबारी अबुल फजल जो इतिहासकार है, एक अकबरनामा लिखते हैं, उनके अनुसार बैरम खान ने हेमू की हत्या कर दी थी। बैरम खान ने अकबर से हेमू को मार कर गाजी की उपाधि धारण करने की राय भी दी थी। अकबर ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब बैरम खान से उसका सर, बैरम खान ने ही उसका सर काट लिया था, ऐसा अबुल फजल ने लिखा अपने अकबरनामा में। हरिस्ता नाम का एक इतिहासकार है, वो कहता है कि अकबर ने हेमू की गर्दन तलवार से तथा बैरम खान ने उसे मार दिया था। अकबर को इस युद्ध में सफलता प्राप्त होने के कारण थे अकबर का तोप खाना अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ, तोप से मार देते थे तो सैनिक में विद्रोह, मतलब सैनिक भड़क जाती थी तोप। अकबर की सेना में बैरम खान जैसे महान विजेता था। बैरम खान ने इस युद्ध में अपने साहस और पौरुष का परिचय दिया। मुगल सेना में हेमू की सेना की अपेक्षा अधिक उत्साह था, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि हेमू की सेना युद्ध करके आई थी, थकी हारी भी थी, ठीक है, कई सारी चीजें थी, उसमें उत्साह नहीं था भाई, चूंकि आप एक राज पा चुके हैं और ऐसे में कुछ चीजें थी और इसको अपना वर्चस्व बचाना था। पानीपत के युद्ध का परिणाम क्या निकला द्वितीय युद्ध का? पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे, जो निम्नलिखित थे। पहली बात ये कि हेमू की शक्ति समाप्त हो गई, उसके पतन के साथ ही हिंदू साम्राज्य की स्थापना का जो स्वप्न था वो भी कुछ समय के लिए अधूरा रह गया, ठीक है, हेमू की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, डॉक्टर आशीर्वादी लाल नाम के इतिहासकार कहते हैं इस लड़ाई के राजनीतिक परिणाम और भी अधिक व्यापक सिद्ध हुई। हिंदुस्तान की राजसत्ता पर अफगानों का अधिकार जताना सदैव के लिए समाप्त हो गया। तीसरी बात, अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना करी। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य हुमायूं के काल में समाप्त हो गया था, लेकिन उसको अकबर ने पुनः स्थापित किया। इस युद्ध से मुगलों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और इस युद्ध से भारत में मुगल सत्ता दोबारा से स्थापित हो जाती है एक वर्चस्व के साथ। तो इस तरीके से अकबर ने एक प्रकार से मुगल सत्ता को दोबारा खड़ा किया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न बढ़िया है, जहांगीर के चारित्रिक गुणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए पहली बात आपको मैं बता दूं कि यह वीडियो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा जो बच्चे हमारे जो है और अदर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया राजेंद्र प्रसाद जो यूनिवर्सिटी प्रयागराज में वो, इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। के बाद ऑब्जेक्टिव जैसे पेपर किसका होता है, डीडीयू का ऑब्जेक्टिव होता है सेकंड सेमेस्टर का, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या नाम है, मासा कुंभरी का ऑब्जेक्टिव होता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होता है, एमजी प्यारी बरेली का ऑब्जेक्टिव होता है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा का ऑब्जेक्टिव होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होता है। तो उन सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे इन सभी बच्चों जितने भी यूनिवर्सिटी का नाम लिया है, फिर और भी विश्वविद्यालय, जो बच्चे हमारे से जुड़ना चाहते हैं एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62, या फिर आप इसी का सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, किसी भी आपको जो है नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट चीज, तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर के नेम लिखकर के आप भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई, आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी, या किसी दूसरे से आप फीस जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ सेकंड सेमेस्टर का, जैसे अभी आप सेकंड सेमेस्टर का पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का चल रहा है पेपर, तो उसके लिए 100 रुपए फीस रखी गई है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट की। और बेसिकली थर्ड सेमेस्टर वाले जो बच्चे हमारे अदर विश्वविद्यालय के हैं या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, थर्ड सेमेस्टर का ग्रुप बन चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, पीडीएफ शुरू हो चुके हैं मिलना, लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, 1-2 दिनों में सब कुछ आपके शुरू हो जाएगा। तो मात्र 100 रुपए फीस उसकी भी रखी गई थर्ड सेमेस्टर के। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे, ठीक है। इसके अलावा आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे प्रत्येक चैप्टर के वो मिलेंगे आपको। ऑब्जेक्टिव आपका मिलेगा सब कुछ, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर अगर होगा किसी विश्वविद्यालय का तो ऑब्जेक्टिव पूरा मिलेगा, लिखित होगा जिनका उनके लिए लिखित, यानी लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, यानी अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आंसर साथ में, और एमसीक्यू जो आएगा वो भी साथ ही में आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बेटर अंदाज में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। को जुड़ना चाहिए वो जुड़ सकते हैं, सभी चीजें आपको मिलेगी, सभी सब्जेक्ट का, यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी का आपको केवल 100 रुपए फीस में मिल जाएगा,
ठीक है, तो आपको बेटर व्यवस्था कर दी गई है। आगे बढ़िएगा, आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। जहांगीर के चारित्रिक गुणों का संक्षिप्त वर्णन। जहांगीर कौन है बेटा? जहांगीर जो है अकबर का लड़का था, ठीक है, क्या था ये? अकबर का लड़का था। जहांगीर के चारित्रिक गुणों का संक्षिप्त वर्णन। पहली बात, सुंदर तथा रूपवान था ये। जहांगीर देखने में सुंदर और सुगठित शरीर का था, ठीक ठाक कदकाठी थी। नूरजहां के साथ उसकी जोड़ी खूब जचती थी, नूरजहां पत्नी। दूसरी बात, सुशिक्षित और कला प्रेमी था। अपने पिता अकबर की भांति जहांगीर अनपढ़ नहीं था, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिली थी। तुर्की फारसी भाषा पर अच्छा पकड़ था इसका। उसकी पुस्तक तुझके जहांगीरी खुद लिखा था, इसका अच्छा प्रमाण है। इसके अतिरिक्त संगीत, चित्रकला, काव्य कलाओं से भी उसको प्रेम था। चित्रकला का तो वो बहुत बड़ा प्रेमी था, विशारद मान सकते हैं उसको। बहुत जबरदस्त तरीके से कला का संरक्षण भी किया इसने। तीसरी बात, धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। उसकी सहिष्णुता अकबर जितनी तो नहीं थी, फिर भी मुसलमान के अतिरिक्त हिंदुओं और ईसाइयों के धार्मिक विचारों को ध्यान से सुनता था। उसने ईसाई गिरजाघर बनवाने की अनुमति भी दी थी, ठीक है, यानी ईसाई का गिरजाघर जो होता है उसको बनवाने की अनुमति भी दी थी इसने, ऐसा वर्णन मिलता है। न्यायकारी, जहांगीर ने आगरा के किले में शाह बुर्ज से यमुना के तट तक सोने की एक जंजीर लगवा दी थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है। न्याय चाहने वाले कोई भी जो है फिरियादी आकर के जंजीर को खींच सकता था, जिससे शाही महल में घंटी बजती थी और वो घंटी सीधे जो है जहांगीर सुनता था। जहांगीर कहा करता था कि प्रजा को न्याय देना मेरा एक पवित्र कर्तव्य है और मैं इसको देता रहूंगा। न्याय की जंजीर इसने बनवाई थी, किसने? जहांगीर ने। इसके अलावा जहांगीर प्रकृति प्रेमी भी था, नेचर का प्रेमी था। जहांगीर को सौंदर्य से विशेष प्रेम था। विसेंट स्मिथ नाम के इतिहासकार लिखते हैं कि उसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य बहुत प्रिय थे। वह बहुधा कश्मीर जाया करता था, जो कश्मीर में लोग पहाड़ वगैरह देखा करता था, और वहां उसे निशांत और शालीमार नामक सुंदर उद्यान बनवाए थे कश्मीर में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सलीम के शासनकाल की प्रारंभिक कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। पहली बात, अकबर के समय में विद्रोह। अकबर के समय में सलीम ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, यानी सलीम जो इसका लड़का है, जहांगीर बाद में बनता है। इस विद्रोह के कारण से सलीम की विरोधियों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। सलीम के विरोधियों में सलीम का पुत्र खुसरो अधिक प्रसिद्ध था। वह अजीब कोका का दामाद और राजा मान सिंह का भांजा था। ये दोनों ही उसको सिंहासन प्रदान कराना चाहते थे। उन्होंने सलीम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, इसलिए अजीज कोका और मान सिंह सलीम के विरुद्ध थे, ठीक है। अगला अकबर के दरबार के सब थे। अगला सलीम के विरुद्ध आरोप। सन 1951 ईस्वी में अकबर बीमार हुआ था। उस बीमारी में सलीम के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि उसने सम्राट अकबर को विष देने का प्रयास किया था, बिल्कुल किया भी होगा। इसी आरोप की वजह से अकबर और सलीम में मनमुटाव आरंभ हो गया था, ठीक है। इस तरीके से, जबकि सलीम को बहुत प्रेम करते थे अकबर। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम लग दिया गया था सलीम, क्योंकि अकबर बहुत मन्नत मांगे थे इनके लिए, सलीम के लिए। अगला प्रश्न, शिवाजी के समय मुगलों व मराठों के कैसे संबंध थे? ठीक है, शिवाजी ने मुगल इलाकों में भी लूटपाट शुरू की। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। उसने शिवाजी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की और मराठों के कई किले जीत लिए, परंतु शिवाजी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक रात सोती हुई मुगल सेना पर हमला कर दिया और उससे मार भगाया मुगलों को। मुगल लोग डरते थे शिवाजी से। शिवाजी के पुत्र, क्या नाम है उनका? संभाजी महाराज, उनसे भी बहुत डरते थे। मुगलों को एकदम से जो है कपकपी मचा करके रख दिए थे दोनों। पिता जब तक थे वो, और उसके बाद पुत्र संभाजी महाराज, जिसके नाम पर छावा मूवी आई है, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो शाइस्ता खां ने अपनी भाग करके अपनी जान बचाई। अब शिवाजी की हिम्मत और बढ़ जाती है और शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा। यहाँ से उन्हें बहुत धन मिला शिवाजी को। जयसिंह से संधि कर ली थी शिवाजी ने। शिवाजी विजयों से औरंगजेब बड़ा चिंतित था। वह उसे हमेशा के लिए दबा देना चाहता था शिवाजी को। अब की बार राजा जयसिंह को यह कार्य सौंपा गया था कि आप जाकर के संधि करो। इस लड़ाई में मराठों को हार जाना पड़ा। अंत में शिवाजी ने मुगलों से संधि कर ली और उन्हें 23 किला जो अपने किले थे उनके, शिवाजी के, और बहुत सा धन भी जो है दे दिया गया औरंगजेब को। जयसिंह के कहने पर मुगल दरबार में गए, लेकिन वहां बादशाह ने उनका उचित आदर नहीं किया शिवाजी का। वे दरबार में ही क्रोधित उठे। औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन वे चालाकी से वहां से भाग निकलते हैं शिवाजी, क्योंकि शिवाजी चालाक व्यक्ति थे, ठीक है। मुगलों से पुनः संघर्ष शुरू हुआ जब ऐसा काम इन्होंने किया।
दक्षिण पहुंच करके उन्होंने अपने शासन को व्यवस्थित किया शिवाजी ने। कुछ समय बाद मुगलों से फिर संघर्ष छिड़ गया। उन्होंने मुगलों को जो किले दिए थे वे फिर से उन्होंने जितने 23-24 किले दिए थे सब पर फिर शिवाजी ने कब्जा कर लिया, सबको फिर हरा दिया। ठीक है, मुगल इलाकों पर धावे बोले, उन्होंने मुगलों को लूटा, चौथ कर वसूली। औरंगजेब भारी कोशिश करने पर भी शिवाजी को नहीं दबा सका। औरंगजेब हमेशा परेशान रहता था शिवाजी को लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, और मराठाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, मराठा और मुगलों का सैनिक गठबंधन। इस समय मराठा शक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी, अतः ऐसी स्थिति में मुगलों ने मराठाओं से संधि करना ही हितकर समझा। मराठा लोगों ने मतलब कि मुगलों ने सोचा कि मराठा लोग ही हमको दबा रहे हैं, इनसे हम संधि कर लेते हैं। मराठों ने ही मुगलों की रक्षा करने हेतु अब्दाली के विरुद्ध मोर्चा जमा दिया था। ठीक है, जब मुगल अहमद शाह अब्दाली की मूवी आप देखे होंगे, पानीपत मूवी आई है, आपने देखा नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा। पानीपत मूवी आई है, उसमें अहमद शाह अब्दाली का रोल निभाया है संजय दत्त जी ने, और इसमें क्या नाम है इनका, अर्जुन कपूर ने भूमिका निभाई है किसकी? मराठाओं की भूमिका निभाई है उसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, देख लीजिएगा, मूवी मूवी अच्छी है, हिस्टोरिक मूवी है। हिंदू राज्य की स्थापना के प्रयास। देखिए, मराठों का उद्देश्य भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना था। मराठे हिंदू राज्य की स्थापना के उद्देश्य से बहुत अधिक सक्रिय हो गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेकिन मुगलों ने, नादिर शाह वगैरह तमाम प्रकार के लोगों ने जो है इनका साथ नहीं दिया था मराठाओं का। नादिर शाह का सफल आक्रमण 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसके सफल आक्रमण से भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों को प्रोत्साहन मिलने लगा। अब्दाली भी तभी से भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। चौथी बात, मराठों का अब्दाली के विरुद्ध मोर्चा। मुगलों के साथ मित्रता हो जाने से मराठों की शक्ति बढ़ गई थी तथा उन्होंने अब्दाली के विरुद्ध मोर्चा बना लिया था। ठीक है, पांचवी बात, मराठा शक्ति का उदय। इस युद्ध का मुख्य कारण था मराठा शक्ति जो थी एकदम से अपने चरम पर थी। पेशवा के भाई रघुनाथ शिवाजी, मराठों का उत्कर्ष। 1209 ईस्वी में राव ने पंजाब पर आक्रमण करके अहमद शाह अब्दाली की सेना को परास्त कर दिया। 1758 ईस्वी में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के गवर्नर को हटा करके शिवाजी भोसले को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया, जिसके कारण से अहमद शाह अब्दाली का जो है गुस्सा और बढ़ गया, रोष और बढ़ गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान, तो ये तमाम प्रकार के ये सब कारण रहे हैं जो है तृतीय युद्ध के, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, रजिया कौन थी? रजिया, रजिया के बारे में बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए, रजिया कौन थी? सभी लोग बताएंगे रजिया कौन थी बेटा? रजिया जो थी वो और किसके बाद गद्दी पर बैठी थी, ये बताने का प्रयास करें, सभी लोग बताइएगा। रजिया एक मुस्लिम शासका थी और प्रथम मुस्लिम शासका थी जो गद्दी पर बैठी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, रजिया कौन थी और वह किसके बाद गद्दी पर बैठी थी? तो रजिया इल्तुतमिश की सबसे बड़ी पुत्री थी। वह चतुर, साहसी, योग्य स्त्री थी। वह इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कब बैठी थी बेटा? 1236 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। रजिया जो थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, बहुत ही योग्य, साहसी, शिक्षित महिला थी। उसने पर्दे की प्रथा को तोड़ा, पुरुषों की तरह वस्त्र धारण किए, खुले दरबार में शासन किया। वह इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, उसका बाद में उसका बेटा जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो है ये इल्तुतमिश के बाद में गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश के। ठीक है, लेकिन वो अयोग्य था, इसकी वजह से उसको जल्दी से हटा दिया गया। और इसके बाद में 1236 ईस्वी में गद्दी पर कौन बैठती है? रजिया सुल्तान बैठती है। ठीक है, 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रजिया ने शासन किया और उसका जो अंत हुआ, तुर्क अमीर जो थे, चूंकि उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए, चूंकि एक स्त्री शासन करे ऐसा मर्दों को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ऐसे में उसने एक प्रकार जो अमीर लोग थे, जो तुर्क अमीर थे, उन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। अंततः उसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है, इसके खिलाफ, रजिया के खिलाफ, और 1240 ईस्वी में इसको हरा करके मार दिया जाता है। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 में एक प्रकार से गद्दी पर बैठी थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आ चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उसने अपने स्वतंत्र मतलब अपने को स्वतंत्र सुल्तान कब घोषित किया, बताएं? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उसने अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान कब घोषित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का प्रथम सुल्तान था। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने अपने को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की है तो एक गुलाम था, एक दास था,
मोहम्मद गौरी का एक विश्वास पात्र सेनापति था और गुलाम था। ठीक है, उसकी योग्यता की वजह से गौरी ने हिंदुस्तान के मामलों में उसको कहा था, भाई हिंदुस्तान तुम देखो, मैं जा रहा हूं, मैं केवल धन लूटने आया था, तुम शासन करो यहाँ पर। ठीक है, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर लेता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वह गुलाम वंश यानी मामलुक वंश जिसको कहते हैं, मामलुक वंश, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी से कहते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। ठीक है, इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। इसी को लाख बकस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दरिया दिल था, बहुत ज्यादा दान वान करता था, लक्ष्य देने वाला सुल्तान कह सकते हैं इसको। ठीक है, कई सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से चीजें आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 स्मारकों के नाम लिखिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कला से भी प्रेम था। उसने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो था 2.5 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। 2 मस्जिद है, इनका निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का। ठीक है, 2 स्मारक जो है कुतुब मीनार जो थी इसका निर्माण शुरू करवाया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। इसका पूरा काम किसने किया था कुतुब मीनार का? इल्तुतमिश ने। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था इसने, वो एक प्रकार से अजमेर में बनवाया था, राजस्थान में एक मस्जिद है। इसका निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था लेकिन इसका जीवन काल पूरा नहीं हो पाया था इसमें। ठीक है, जैन मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाई गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा जैन मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था। तो कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन। देखिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जन्म जो है एशिया के किलबारी कबीले में हुआ था। इल्तुतमिश को जमालुद्दीन नामक व्यापारी ने दिल्ली ला करके कुतुबुद्दीन के हाथों में बेच दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीद लिया था। यानी गौरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अमीर शिकार बनाया और अपनी लड़की का विवाह भी इसके साथ कर दिया था और बदायूं का शासक भी इसको बना दिया था। ठीक है, जब वो मरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसके बाद में गद्दी किसके पास आ गई? इसके पास आ गई, क्योंकि ये सबसे प्रिय गुलाम था, इसीलिए इसको गुलामों को गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं भी गुलाम था, इस वजह से गुलामों को गुलाम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ, तुर्कान चहलगानी। इल्तुतमिश ने अपने स्वामित्व और विश्वास पात्र गुलामों से 40 योग्य और बुद्धिमान गुलामों का एक संगठित दल बनवाया था, जो इतिहास में चहलगान या चालीसा या दल चालीसा के नाम से जाने जाते हैं। बलबन के काल तक आते आते इनका प्रभाव अधिक हो गया था, जो सुल्तान के लिए खतरा सिद्ध हो रहे थे, अतः बलबन ने इसको खत्म कर दिया था। यानी सुल्तान जो दल चालीसा इसको इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। 40 सरदार, तुर्क सरदार जो कि बड़े धनी होते थे, जिनके पास बुद्धि होती थी, उनको एक प्रकार से राजकाज में भाग लेने के लिए 40 सुल्तान होते थे राजा की सलाह के लिए। तो इसने क्या किया, बलबन के समय में चूंकि ये लोग प्रभुत्व कर रहे थे, शासन पर अपना कब्जा जमा रहे थे, तो इसने क्या किया, बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। बलबन ने कहा हटो भाई, काम ही खत्म कर दे तुम लोगों का। तो इस तरीके से बलबन ने इसका दमन कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा। 40 व्यक्ति होते थे जो कि शासन के बागडोर में समा। शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में अकबर ने 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था। बुलंद दरवाजा इस नगर की भव्य कलाकृति है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 76 फीट है। अपनी विशालता में यह अद्वितीय है। निर्माण योजना आयताकार है इसकी, जिस पर ईरानी कला का प्रभाव पड़ता है, किंतु इसकी आत्मा हिंदू है, क्योंकि भारतीय बौद्ध वास्तुकला शैली का भी प्रधान नमूना ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली में ऐबक कालीन अन्य कलाकृति कुतुब मीनार है, जिस पर हिंदू तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ में इसका निर्माण अजान देने के लिए किया गया था और कालांतर में इसको विजय स्तंभ संबोधित किया जाने लगा। कुतुब मीनार के निर्माण की योजना कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के सिंहासन सिपा सलार पद पर कार्य करते हुए सन 1197 ईस्वी के लगभग बनवाई थी। ऐबक के समय इसकी पहली मंजिल बन गई थी। शेष 4 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसमें उपयोग किए गए हिंदू भवनों और मंदिरों के पत्थर तथा कुछ शिलालेखों के टुकड़ों के आधार पर इसको एक हिंदू इमारत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं अभी भी कुतुब मीनार जाकर के देखें, नीचे लिखा हुआ है हिंदू के, उसको तोड़ करके बनवाया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, इबन बतूता। इबन बतूता की बात की तो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था ये इबन बतूता। अफ्रीका, अरब, ईरान, लीबान तथा कुस्तुनतुनिया की यात्रा करने के बाद में ये भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय भारत में शासन कर रहा था। तुगलक वंश का बढ़िया शासक नहीं था, बेसिकली बहुत विद्वान शासक था, पढ़ा लिखा था, लेकिन जनता को पसंद नहीं था ये।
जनता जब ये मारा तो लोग कहते हैं इतिहासकार कि जनता को इससे और इसको जनता से मुक्ति मिल गई, क्योंकि जनता से भी बड़ा प्रसन्न नहीं रहता था, जनता से बहुत ज्यादा दुखी रहता था और जनता भी इसको पसंद नहीं करती थी। पागल, सनकी, तानाशाह कहते हैं इसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कुछ समय तक न्यायिक कार्य पर काम किया था। अपने ग्रंथ किताब उल रहला नाम की पुस्तक लिखता है उस अरबी भाषा में, उसी में भारतीय इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देता है। तो ये थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो मोहम्मद जो ये था, क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसी से जो है क्या नाम था, इब्न बतूता से ही बातचीत करता था। बाकी दरबारी इसके उतने पढ़े लिखे नहीं, तो पढ़े लिखों से ही बात करता था। ये बहुत परेशान था, जिसने जितनी भी चीजें करवाई इसने करी, वो सब इसका खत्म हो गया। जैसे कि मुद्रा चलवाया था इसने, सांकेतिक मुद्रा। इसने कहा कि भाई चांदी और सोने की जगह पर इसका क्या नाम है, तांबे का सिक्का चलवा दिया। और किसका सिक्का चलवा दिया, बस सब अपने अपने घरे बैठकर चांदी का के जगह पर उसका सिक्का छापने लगे। सब सिक्का मोहर लगकर सिक्का छप रहा है, मोहर नकली बन गई, सिक्का छप रहा है। अब भैया हुआ बवाल कस के, सभी के पास पैसा आ गया। सब कहे हम काम करें थोड़ी, जाएगा हमारे पास पैसा है, ठीक है, तो बड़ा पैसा उसमें दिखा रहे। जैसे आजकल क्या है, सांकेतिक मुद्रा ही तो चल रही है। सांकेतिक मुद्रा समझ रहे हैं ना, जैसे कि कागज का जो आपका होता है, कागज के पास जो नोट होती है, वो सांकेतिक मुद्रा ही है। उसका संकेत है, उस पर लिखा रहता है, गवर्नर का साइन रहता है, वित्त मंत्री का साइन रहता है, सबका साइन रहता है भाई, कि ये आप देखो, गवर्नर का रहता है बेसिकली, वित्त मंत्री का साइन फर्स्ट यानी 1 रुपए के नोट पर होता है। तो वो बताता है कि भाई हाँ, ये 10 रुपए है, 100 रुपए है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, उसमें लिखा रहता है। तो वही सिग्नेचर रहता है, वही का मान है बस। बाकी वही नोट अगर बंद हो जाए तो उसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा, ठीक है, तो वही चीज है। इसने जो भी किया इसका सारा विफल रहा। दक्षिण की यात्रा के दक्षिण में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित करवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो भी इसका नष्ट हो गया, ठीक है। तो यही चीजें थी। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन था? देखिए, मध्यकालीन लेखकों में अमीर खुसरो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद की सेवा में रहे। ये निजामुद्दीन औलिया के काफी नजदीक थे, उनके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया जब मरे तो मोहम्मद गौरी एक दोहा लिखते हैं कि गोरी सेवे सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। यानी ये गुरु से बड़ा प्रेम करते थे, गुरु के बारे में बहुत कुछ कहते थे। खुसरो एक प्रकार से तबला के आविष्कारक भी कहे जाते हैं, और खुसरो बहुत विद्वान आदमी थे, खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी कौन है? ये खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में इसने खिलजी वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान शमसुद्दीन को समाप्त करके, ठीक है, वह एक दयालु और विनम्र शासक था। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, वह गद्दी पर कब बैठा? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये शहाबुद्दीन मसूद खिलजी का सबसे बड़ा बेटा था सुल्तान जलालुद्दीन जो खिलजी थे उनका भतीजा था। वो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का ही वध कर देता है और 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता होगा, मूवी अगर आपने नहीं देखा होगा तो पद्मावत मूवी देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रणवीर सिंह नाम के एक एक्टर है, उन्होंने इसकी भूमिका निभाई थी। रणबीर कपूर ने राजा रतन सेन की भूमिका निभाई। अलाउद्दीन खिलजी का भिलसा अभियान क्या था, बताएं? भिलसा अभियान, देखिए, जलालुद्दीन खिलजी की अनुमति से अलाउद्दीन ने 1292 ईस्वी में मालवा स्थित भिलसा पर आक्रमण किया और भिलसा पर विजय प्राप्त करी। यहां से उसको अपार धन मिला और वो सारा धन लूट करके दिल्ली लाता है। भिलसा अभियान की सफलता से अलाउद्दीन की विजय और धन की लालसा जो है दोनों बढ़ जाती है, और उसके बाद में ही आप देखते हैं अपने चाचा को ही मार करके गद्दी पर बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एकता प्रणाली क्या थी? एकता प्रणाली, देखिए, एकता शब्द जो है एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है भूमि। एकता इजारेदारी के लिए लिया गया भू राजस्व, यानी भूमि का जो क्षेत्र का कर होता है वही है, जो सैनिक अथवा अमीर किसी को भी दिया जा सकता था। बाद में प्रांतों में परिवर्तन हो गया, एकता के अधिकारी इक्तादार कहलाने लगे। इक्तादार जो होते थे वो टैक्स वसूलते थे भूमि का। इक्ता मुक्ता नामक विशिष्ट अधिकारी के प्रशासन के अंतर्गत होता था, ठीक है। मुक्ता नाम का एक अधिकारी होता था जो इक्ता को वसूलता था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के राजस्व सिद्धांत की प्रमुख बातें बताइए। देखिए, सिकंदर लोदी का राजस्व सिद्धांत, पहली बात तो सुल्तान धर्म प्रभावित राज्य स्थापित करना चाहता था सिकंदर लोदी। वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन का समर्थन करता था सिकंदर लोदी। वह निष्पक्ष न्याय का पक्षपाती था। वह राज दरबार के नियमों और अनुशासन में कठोरता और उदारता के सम्मिश्रण का पक्षपाती था, यानी ठीक ठाक नियम कायदे थे सिकंदर लोदी के। बढ़िया शासक था, लोदी वंश में सबसे अच्छा शासक मान सकते हैं यही था लोदी वंश में, ठीक है। अब सारे दृष्टिकोण से अच्छा नहीं था, लेकिन
ये बस केवल सिकंदर में लोदी वंश में सबसे अच्छा था। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल के बारे में बताएं। अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबरनामा नाम की ग्रंथ लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ का विशेष महत्व है क्योंकि अकबरनामा ग्रंथ से अकबर के समय का इतिहास जानकारी हमको मिल जाती है। अबुल फजल उदार विचारों वाला व्यक्ति था। आईने अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने ही करी थी। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सिकरी स्थापत्य कला का प्रमुख केंद्र था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में सुंदर महल बनवाए। फतेहपुर सिकरी की इमारतों में जोधाबाई का महल बहुत सुंदर है। 1576 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। सिकरी में बनी दीवाने खास भी बहुत सुंदर इमारत है। इसका निर्माण भारतीय शैली के आधार पर किया गया है। यानी अकबर के समय में जो फतेहपुर सिकरी है ये एक प्रकार से स्थापत्य कला के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला, घर वर बनवाना का, मंदिर मस्जिद ये सब बनना। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला। देखिए, मुगल चित्रकला की अगर बात की तो मध्य युग में चित्रकला का जन्म मुगलों के समय से ही शुरू हुआ था, क्योंकि चित्रकला इससे पहले उतनी प्रबल मात्रा में और कहीं पर आपको नहीं दिखती है। वास्तव में मुगलों के नाम से जानी जाने वाली चित्रकला का जन्म अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, इसके समय में, अकबर के समय में। जहांगीर के शासनकाल में वह अपने वैभव की पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी। जन्म हुआ अकबर के समय में, लेकिन जहांगीर जो था चित्रकला का बड़ा प्रेमी था। ठीक है, तो उसके समय में एकदम से पराकाष्ठा पर पहुंच गई चित्रकला। शाहजहां के शासनकाल में मुगल शैली की सर्वप्रथम ह्रास, यानी कि उसमें कमी दिखाई शुरू पड़ने लगती है। चित्रकला में कमियां दिखाई पड़ने लगती हैं, घटने लगती है विशेषता। औरंगजेब के समय में उसका पतन आरंभ हो गया, यानी कि नष्ट होना शुरू हो गई। इस प्रकार यह शैली करीब 250 वर्ष के अंदर अपने जन्म, उत्थान और पतन का युग देख करके अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभ होते होते छिन्न भिन्न हो जाती है। जन्म कब हुआ? अकबर के समय में। उत्थान कब हुआ? जहांगीर के समय में। शाहजहां के समय में उसका पतन धीरे धीरे शुरू हुआ, नहीं स्थान, उत्थान भी कह सकते, उत्थान के बाद पतन हो गया, और पतन जो हुआ औरंगजेब के समय पूरा नष्ट ही हो गया पूरा। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भक्ति मार्गीय साधना की उन्नति कैसे हुई? भक्ति मार्गीय साधना की उत्पत्ति, देखिए भक्ति मार्गीय साधना की उत्पत्ति भारत में हुई और दक्षिण भारत से हुई। ठीक है, रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जैसे रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, कबीर दास, नामदेव, गुरु नानक, ये सब थे। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में भक्ति साधना के संस्थापक कौन थे? दक्षिण भारत में भक्ति साधना के संस्थापक थे रामानुजाचार्य जी। उत्तर भारत में भक्ति साधना के संस्थापक कौन थे? उत्तर भारत में भक्ति साधना के संस्थापक थे रामानंद जी। ठीक है, कबीर के गुरु जी का नाम है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नामदेव ने भक्ति आंदोलन का केंद्र कहां बनाया? नामदेव जी ने भक्ति आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र में पंडारपुर नामक स्थान पर बनाया था। उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन भी किया था। प्रमुख सूफी संप्रदायों के नाम लिखें। प्रमुख सूफी संप्रदाय में चिश्ती संप्रदाय हो गया, सुहरावर्दी संप्रदाय हो गया, कादरी संप्रदाय है, नक्सवादी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय, ये सब मुसलमानों के एक प्रकार से संप्रदाय है, मुस्लिम जो है धर्म से रिलेटेड है सूफी संप्रदाय। ठीक है, भक्ति से ही रिलेटेड है बेसिकली। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर हैं आप तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, मुगल कालीन चित्रकला पर लेख लिखिए। देखिए, अकबर के पूर्व चित्रकला की दशा। अकबर से पहले चित्रकला एकदम से थी ही नहीं, मान सकते हैं। सल्तनत काल में चित्रकला की उपेक्षा की गई, परंतु मुगल काल में इस काल की तरफ ध्यान दिया गया। बाबर स्वयं प्राकृतिक चित्रों पर मुग्ध हो जाया करता था। उसने अपनी पुस्तक में स्थान स्थान पर प्राकृतिक चित्रों का वर्णन किया है बाबर ने। बाबर के वंशज भी कला के विषय, मतलब कला विषय के प्रेमी थे। बाबर की मृत्यु, बाबर का पुत्र हुमायूं और मीर सैयद अली तबरेजी तथा ख्वाजा अब्दुल सैयद अल चित्रकारों को लाया था। उन्होंने दास्ताने अमीर हमजाह नामक ग्रंथ चित्रित किया था। दूसरी बात, अकबर के शासनकाल में चित्रकला की स्थिति क्या रही? देखिए, अकबर चित्रकला का विशेष प्रेमी था। अबुल फजल लिखता है कि अकबर ने चित्रकला का विकास करने में पूर्ण उत्साह दिखलाया था। अकबर की दृष्टि में यह कला अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही एक प्रकार से जो है केंद्र था। इसी वजह से कला को पूर्ण प्रश्रय प्राप्त हुआ अकबर के शासनकाल में, और बहुत से चित्रकारों को आश्रय भी मिला। सभी चित्र सम्राट के सम्मुख रखे जाते थे। सम्राट अच्छे से चित्रों को देखता था, चित्रों को देख करके फिर पुरस्कार देता था चित्रकारों को। अकबर के काल में चित्रकारों को राज्य की तरफ से वेतन भी मिलता था।
वे दरबार के अन्य वैतानिक कर्मचारियों के अनुसार ही कार्य करते थे। अकबर के काल में चित्रकला की उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। यद्यपि मुसलमान दरबारी जो कट्टर सुन्नी थे, वो चित्रकला का विरोधी थे, ठीक है, क्योंकि चित्रकला का विरोध करते हैं जो कट्टर सुन्नी मुसलमान, किंतु फिर भी अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और राजपूत और हिंदू नीति से ने उस कट्टरता पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने शासन काल में फतेहपुर सीकरी के भवनों में अपनी चित्रकला का परिचय दिया है। इस स्तर पर उसने कई चित्रकारों को एकत्रित किया था, जिनमें दसवंत, बसावन, भारतीय चित्रकार 2 शामिल हैं। अकबर की उदार नीति की वजह से उसके दरबार में चित्रकला का विकास हो सका। इसके दरबार में लगभग 100 चित्रकार, प्रथम श्रेणी के 100 चित्रकार जो है शामिल हुआ करते थे अकबर के समय में। बात की जाए जहांगीर, देखिए जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला, जहांगीर जो था वो सुख सेवी सम्राट था, या स्वभाव से ही श्रृंगार प्रिय था, यानी इसको श्रृंगार पसंद था, ठीक है। उसके शासनकाल में चित्रकला का नवीन युग प्रारंभ हुआ, एकदम से उत्थान हुआ, चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई। इस युग में चित्रकला का विकास कई कारणों से संभव हुआ। एक तो सम्राट सुंदर चित्रों और सुंदर वस्तुओं का प्रेमी खुद था। दूसरे, देश में पूर्ण रूपेण शांति थी। जहांगीर के शासनकाल में, चूंकि अकबर के बाद आया जहांगीर, ने सब कुछ मामला सेट कर दिया था, तो शांति थी, कोई विद्रोह का खतरा नहीं था। अकबर ने अपने समस्त शत्रुओं का दमन करके एक सुगठित राज्य अपने पुत्र जहांगीर को विरासत में छोड़ा था। जहांगीर के विषय में कहा जाता है कि वह चित्रकला में स्वयं इतनी रुचि लेता था कि चित्र को देखते ही देखते बतला देता था कि किस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया है। इतना विद्वान था वो, इतना चित्रकारी में रम चुका था कि कौन सा चित्रकार ने इस चित्र को बनाया है, आप उसको बताओ ना, लेकिन आपसे पूछो कि भाई इस चित्र को किसने बनाया है, तो वो बता देता था कि भाई हाँ, इस चित्र को इसने बनाया है, ठीक है। सर टॉमस रूस के दरबार के चित्रकारों को देख करके दंग रह गया था। फरूख बेग, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद आदि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इसके अतिरिक्त अकारिज सबसे प्रमुख चित्रकार था इसके दरबार का, जहांगीर के। उसके विषय में सम्राट स्वयं कहता था कि वर्तमान समय में उसकी बराबरी करने वाला कोई चित्रकार नहीं है। यदि प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल हक और बिहनाद जीवित होते तो उसके कार्य से प्रभावित हुए बगैर न रहते। इसके अतिरिक्त हिंदू कलाकार भी थे, जिनमें केशव, मनोहर, माधव, गोवर्धन, तुलसी आदि के नाम उल्लेखनीय है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला भारतीय ढंग की ओर अग्रसर हो चली थी, यानी भारतीय टाइप की चित्रकला होने लगी थी। शाहजहां के काल में चित्रकला का क्या हाल था? देखिए, शाहजहां बड़े शानदार ढंग से रहता था। वह कला का प्रेमी था, किंतु उसे चित्रकला से प्रेम नहीं था। कला का प्रेमी था, लेकिन चित्रकला का से उतना प्रेम नहीं था। उसकी अभिरुचि विशेष करके भवन निर्माण में ज्यादा थी। वो जैसे जो स्थापत्य कला का प्रेमी था, चित्रकला का नहीं प्रेमी था। उस समय चित्रकार सम्राट के दरबार में रहने के कारण चित्रकला की रक्षा की जा सकी। फर्रुखुल्ला, मीर हसन, अनूप आदि शाहजहां के प्रसिद्ध चित्रकार थे, लेकिन चित्रकार पर काम नहीं किया। शाहजहां के बाद में चित्रकार मानो एकदम से ढह से गए। शाहजहां के बाद चित्रकला, प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नियर का कथन है कि शाहजहां के अंतिम शासन में चित्रकला का पतन होने लगा, किंतु इस कथन में अधिक सत्यता नहीं है। यद्यपि औरंगजेब ने चित्रकला की उपेक्षा की, तथापि राजपूत राजकुमारों ने उसको आगे बढ़ाया था। यद्यपि मुगल काल के अंतिम दिनों में चित्रकला का पतन हो चला था, तथापि यह हम अवश्य कहेंगे कि मुगल काल में ही चित्रकला का पुनर्जन्म हुआ, ठीक है, और उसी में नष्ट भी हो गई। लेकिन बाद में मुगल काल में बाद में जो राजपूत राजा थे, या फिर जो अन्य मराठा सम्राट, या फिर जो पीछा जो है अगले इधर उधर के राजा थे, उन लोगों ने चित्रकला में काम किया काफी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भक्ति आंदोलन के कारण लिखिए। देखिए, भक्ति आंदोलन के कई कारण हैं। सल्तनत काल में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कई कारण थे। पहली बात, आश्रय की खोज। मुसलमानों की सत्ता स्थापित होने के साथ राजपूत राजा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा में असमर्थ सिद्ध हो चुके थे। हिंदू अपने को निराश्रित, यानी उसके आश्रय में कोई नहीं था, हिंदू का कोई रक्षा करने वाला नहीं था, निराश्रय का अनुभव कर रहे थे। इस कारण से सल्तनत काल के हिंदू, जब कोई राजा इसके शरण में नहीं बचा, तो सल्तनत काल के हिंदू भगवान के शरण में जाना पसंद करते हैं। कहते हैं कि जब कोई नहीं रहता है तब व्यक्ति भगवान को याद करता है कि भाई भगवान रक्षा करो। पहले तो बहुत भौकाल टाइट करेंगे, यह कर लेंगे, वह कर लेंगे, लेकिन सब नष्ट हो जाएगा। सबका सहारा जो है जब खत्म हो जाता है, तब भगवान एक बचता है, उसी का सहारा बचता है कि प्रभु अब आप ही देखो, ठीक है। तो हिंदू भगवान के शरण में जाने की और मोटिवेट हुए, प्रेरित हुए। दूसरी बात, क्रियात्मक शक्ति के नियोजन की आवश्यकता। मनुष्य एक कर्मयुक्त प्राणी है। व्यक्ति अपनी शक्ति को किसी न किसी उपयोगी कार्य में लगाना चाहता है। पराधीनता में फंस जाने की वजह से हिंदू लोगों का कर्मप्रिय
जीवन नष्ट हो गया। हिंदुओं ने इस क्रियात्मक शक्ति को लगाने का अन्य उचित अवसर ना पाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, चूंकि कर्मशील प्राणी था, कर्म उसको मिल नहीं रहा था करने के लिए, फिर उसने कहा कि भक्ति की शरण में ही जाते हैं, ईश्वर की शरण में चला गया ताकि भगवान भजन ही किया जा सके। तीसरी बात, भक्ति आंदोलन उदय का। हिंदू धर्म के दोष। इस काल में हिंदू लोग आडंबर युक्त जीवन व्यतीत करने लगे थे। उनके धर्म में अनेक दोष आ गए थे, जिनको दूर करना अति आवश्यक था। अनेक सुधारकों ने इन दोषों से मुक्ति का उपाय जनसाधारण को बताया था। ऐसे में एक नए प्रकार का भक्ति आंदोलन का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो धर्म था उसमें तमाम प्रकार की कुरीतियां आ चुकी थी। उन कुरीतियों से बचने के लिए जरूरी था कि भाई उसको एक सही दिशा दी जाए। चौथी बात, पराधीनता का विस्मरण। हिंदू लोग भक्ति मार्ग को अपना करके पराधीनता को भुलाना चाहते थे और ईश्वर में अपने आप को रम कर देना चाहते थे। ईश्वर की प्राप्ति तथा मोक्ष के लिए दया और भक्ति की आवश्यकता बताई गई है। इस वजह से भक्ति करके और जो है अपने आप को मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार करता हिंदुओं का एक लक्ष्य बन गया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, भक्ति आंदोलन के सिद्धांत बताइए। देखिए, पहली बात, ईश्वर की एकता। भक्ति आंदोलन के सभी दिग्गज इस बात को स्वीकार करते थे कि ईश्वर एक है। उन सब ने ईश्वर की एकता में विश्वास प्रकट किया कि भाई ईश्वर एक है, उसी के सभी भाग हैं। यद्यपि लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे, परंतु भक्तों ने उसी एक ईश्वर के दर्शन किए जो कि एक है, उसी के चलायमान सब जो है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, तो वही एक प्रकार सर्वशक्तिमान है। ईश्वर एक है, उसके अनेक अनेक रूप है। यानी कोई शैव धर्म को मानता, कोई जो है बौद्ध धर्म, कोई जैन धर्म, कोई जो है वैष्णव धर्म। तो ऐसे में ये सब जो अलग अलग टाइप के शाखाएं बनी, ये सभी जो है शाखाएं ही मान सकते हैं। सभी का मतलब एक ही है, सभी का उद्देश्य एक है, सब एक ही बात करना चाहते हैं, किसी का कोई मंतव्य अलग नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम। सभी भक्तों ने ईश्वर के प्रेम पर बल दिया। उनका विश्वास था कि भक्ति और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह ईश्वर के प्रति अपार प्रेम के द्वारा ही हो सकती है। तीसरी बात, आत्मसमर्पण। सभी संतों ने शिक्षा दी कि अपने आप को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको लागे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, आप उसमें एकदम से अपने आप को तल्लीन कर दो, अपने आप को एकदम झोंक दो ईश्वर के प्रति, सांसारिकता में लीन ना हो और उस समय परमात्मा के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर कर दो। इस तरीके से भक्ति आंदोलन में बताया जाने लगा। ये सब भक्ति आंदोलन के सिद्धांत थे। इसके अलावा गुरु की महिमा बताई गई। सभी संतों ने गुरु को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, गुरु तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस तरीके के सिद्धांत चलने लगे। आजकल क्या कहे, गुरु का हाल क्या है, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10 पाचा। यह चैनल देख लियो, वह चैनल देख लियो, दूसरा चैनल देख लो, तीसरा देख लो, चौथा देख लो, ऐसे लोग करते हैं। ऐसे में जब तक गुरु आजकल सांचे के नहीं मिल जा रहे हैं, तब तक लोग जो है गुरुओं को बदल दे रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था, गुरु जो है एक क्या आता था, वही गुरु आपको दीक्षा शिक्षा सब कुछ देता था। तो गुरु का बड़ा महत्व था। गुरु ही ईश्वर को प्राप्ति का साधन था। वह भक्त के ज्ञान को दूर करता था और उसमें ज्ञान का संचार करता था। ये ईश्वर द्वारा ही ज्ञान रूपी चिराग से जो है शिष्य के जो है जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करते थे गुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, बलबन की सीमा नीति को संक्षेप में बताइए। बलबन बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण किया और अनुभवी पठान सैनिकों को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सीमा रक्षा के लिए 1718 ईस्वी को अलग सेना रखी और इसे इस प्रदेश में नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के काल में मंगोल आक्रमण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 1220 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ख्वारिज्म के साम्राज्य का पूर्ण रूप से नाश कर दिया। इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के भगोड़े राजकुमार, जिसका नाम था मंगबर्नी, उसको सड़ नहीं दिया, बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण किया। क्योंकि अगर सड़ दे देता, इल्तुतमिश अगर सड़ दे देता ख्वारिज्म के साम्राज्य का जो राजकुमार था भगोड़ा मंगबर्नी, उसको तो जो चंगेज खां था, जो मुगल थे, मतलब कि क्या नाम है, मंगोल थे, वो आक्रमण करते किस पर, इल्तुतमिश पर। इल्तुतमिश जो है नष्ट हो जाता। फिर जो दिल्ली आज भारत की स्थिति है वो कुछ दूसरी होती है। आज मंगोल शासन कर रहे थे हम पर। ठीक है, इसने कहा कि भाई हम आपको सड़ नहीं देंगे, हमको अपना जो है विनाश नहीं करवाना, भगा दिया इसने। इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत एक महान संकट से बच जाता है। नहीं तो दिल्ली सल्तनत जो आज जो पढ़ रहे इतिहास है, वो इतिहास दूसरा होता है। अगला प्रश्न, रजिया के पतन के प्रमुख कारण बताइए। देखिए, रजिया के पतन के कई कारण है। पहली बात तो रजिया की निरंकुशता। रजिया निरंकुश भी थी, स्त्री लज्जा का त्याग कर दी थी, जो है एकदम से जो मर्दों की पोशाक होती थी उसको पहन के दरबार में आकर के बैठती थी। पुरुषों को ये अच्छा नहीं लगता था, पुरुष लोग इसको शुरुआत से हटाना चाहते थे। दल चालीसा के लोग जो है इसको हटाना चाहते थे। और तीसरी बात यह है कि भाई ये यकूत खां एक था जो कि घोड़ों का सरदार था, घोड़ों में काम करता था, तो वो
उससे प्रेम करती थी, यकूत खां से। वैसे में इसका प्रेम भी लोगों से देखा नहीं गया, और कहते नहीं कि भाई जो है इसी से तमाम चीजें बनी। प्रेमी को आप देखते समाज हमेशा प्रेम का विरोध करता दिखाया गया, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा। कोई चीज बलबन कौन था, वह किसका प्रधानमंत्री था? देखिए बलबन सल्तनत कालीन गुलाम शासकों का एक महत्वपूर्ण शासक था। वह नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। कौन? बलबन। ठीक है। बलबन की रक्त और लौह नीति क्या है? बलबन अपराधियों और विद्रोहियों का दमन करने में रक्त और लौह की नीति का समर्थक था। उसका आदेश था कि विद्रोहियों का दमन इतनी क्रूरता से करा जाए ताकि जो लोग देखें वो कांप जाएं एकदम से, दोबारा कोई अपराध करने के लिए उद्वत ना हो। ठीक है, कि दर्शक वर्ग आतंकित होकर के अपराध करने का साहस ना कर सके, ऐसा आतंक का माहौल बनाए। रक्त और को लौह की नीति अपनाई थी, यानी कि जो जो है कोई गलत काम करता था उसको दंड इतना भयानक देता था, दोबारा से कोई जो है कोई अपराध ना कर सके। अगला प्रश्न, बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था? बलबन राज्य को ईश्वर प्रदत्त संस्था मानता था कि राज्य जो है यानी देश जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया है, और ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते जो राजा होता है, सुल्तान जो होता है, प्रजा के द्वारा पूज्य, प्रजा को पूजा करनी चाहिए किसकी? राजा की, क्योंकि राजा ईश्वर की संतान है। सुल्तान के विरुद्ध बोलना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। सुल्तान की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है, ऐसा बलबन मानता था। अगला प्रश्न, दास वंश के पतन के 3 कारण लिखिए। गुलाम वंश, गुलाम वंश को मामलुक वंश, दास वंश, स्लेव डायनेस्टी कुछ भी कह सकते हैं। इसके पतन के कई कारण थे। पहली बात तो उत्तराधिकार के नियमों का कोई अब मतलब नियम नहीं था, यानी उत्तराधिकार कौन किसके बाद राजा बनेगा कोई पता नहीं होता था। ठीक है। स्वेच्छाचारी शासन था, अपने मन मौजी का शासन था, कोई नियम कायदा नहीं था। सैन्य शक्ति पर आधारित शासन व्यवस्था थी, तो इस वजह से सारी चीजें बहुत नष्ट होती चली गई। अगला जो प्रश्न आपका है, इल्तुतमिश की प्रमुख प्रारंभिक कठिनाइयां बताइए। देखिए इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयां निम्न थी। असंगठित राज्य था इल्तुतमिश के समक्ष, तुर्क सरदारों का विरोध हो रहा था। इल्तुतमिश के समय बहुत सारी कठिनाइयां थी। नसीरुद्दीन कुबाचा का भय था। ताजुद्दीन एल्दोज का खतरा था। ताजुद्दीन एल्दोज और नसीरुद्दीन कुबाचा ये सब भी जो है इसके गुलाम ही थे। क्या नाम है इसके? मोहम्मद, क्या नाम है इसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ये लोग अपना राज चाहते थे कि हमको मिल जाए, चाहता था हमको मिल जाए, तो इल्तुतमिश को भाई लड़ना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी राज्य के लिए, तब जाकर के उसको राज्य मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा है तो 2 दिन पहले इसको मैंने दिया था, इसको भी देख लीजिएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 बीसी से लेकर के 647 ईस्वी तक का इतिहास आपको इसमें पढ़ना है, पूरा विस्तार से मैंने बता दिया, तो देख लीजिएगा इसको भी। जिनको भी जुड़ना है, 3rd सेमेस्टर का कोर्स शुरू हो चुका है, तो जुड़ सकते हैं। देखिए 3rd सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का कोर्स एक साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले बच्चे जुड़ सकते हैं। 1st और 3rd का केवल अगर जुड़ेंगे, 3rd का और उसका जुड़ेंगे तो आपका 50 रुपए का छूट चल रहा है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आपका सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री कुछ भी सब्जेक्ट है आपका, आप एसएमएस कीजिएगा इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। 100 रुपए फीस में केवल 2nd सेमेस्टर का कोर्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमको 2nd के साथ 3rd सेमेस्टर का भी कोर्स चाहिए, तो 2nd और 3rd दोनों के लिए 200 रुपए आपका न लग करके, ठीक है, आपके लिए इस समय व्यवस्था कितने की गई है? केवल 150 रुपए में आपके लिए दोनों सेमेस्टर की फीस आपके लिए पर्याप्त रहेगी। इसमें आपको 6 महीने 3rd सेमेस्टर की क्लास मिलेगी, साथ ही साथ में 2nd सेमेस्टर का जो आपका पेपर लगा उसके लिए मटेरियल मिलेगा, इंपोर्टेंट जो परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और केवल 2nd का चाहिए तो 100 रुपए फीस लगी, केवल 3rd का चाहिए तो केवल 3rd के लिए भी 100 रुपए फीस है, केवल 2nd के लिए भी 100 रुपए फीस है। इन एक साथ लेंगे तो आपके लिए 150 रुपए की फीस लगेगी। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट, मेजर के, एक माइनर का, एक को करिकुलर का, सबका आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। इनको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, और आपकी बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पेपर है पिछले साल के, उन सभी को साल फॉर्म में पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगे। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों से निवेदन यही है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब। इसी प्रकार से लेक्चर मैं देता रहता हूँ। अच्छा, हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं तो आप सभी विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं। 3rd सेमेस्टर का ग्रुप बन चुका है, कोर्स शुरू हो चुका है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, गृह विज्ञान, सब कुछ आपको मिलेगा। इतिहास दोनों आपके मिलेंगे। ठीक है, ऐसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, डीडीयू जिसको कहते हैं, सीएसजे में छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फूले जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, जेम्स पियरी बरेली, मासा कुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो मतलब अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रज्जू भैया, चौधरी सिंह मेरठ विश्वविद्यालय यानी सीसीएसयू, ठीक है,
CSJMU, मासा मतलब कि महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग जुड़ जाइए। अगर इन यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ रहे हैं या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं करवाती है विश्वविद्यालय, उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आपका मैंने समय काफी ले लिया है। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक बेटा, सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी।